जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। एवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है जो कि आपके सीटेट जुलाई परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि ऐसा माना जाता है कि जो जंतु रात में जागते हैं वे वस्तुओं को केवल डैश रंग में देख सकते हैं, हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफ़ेद, बैगनी और नीला। तो ऐसा माना जाता है जो जंतु रात में जागते हैं वे वस्तुओं को केवल काले और सफ़ेद रंगों में चीज़ों को देख सकते हैं। उनकी आँखें रात के दौरान दृष्टि को बेहतर बनाने के लिए संशोधित होती हैं। जैसे उनकी आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होते हैं। जैसे उल्लू होता है दोस्तों, उल्लू जो होता है उसकी आँखों की जो पुतली हो आप देखे होंगे कि उसकी आँखों की पुतली जो है बड़ी बड़ी होती है। और एक प्रश्न इससे पूछता है कि उल्लू कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। तो उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। तो वहीं अगर बात करें तो कुछ ऐसे जानवर हैं जो दिन के दौरान सक्रिय रहते हैं और वहीं कुछ जानवर ऐसे हैं जो रात में सक्रिय रहते हैं। तो जो रात में सक्रिय होते हैं या उन्हें निशाचर जानवरों के रूप में भी जाना जाता है। और बात करें तो जो जानवर रात में जागते हैं वे केवल काले और सफ़ेद में चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से को संश्लेषित करते हैं, जैसे गैलेक्टोज को, फ्रुक्टोज को, सुक्रोज को या ग्लूकोज को। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज को संश्लेषित करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग करके पौधे और अन्य जीव प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज और गैलेक्टोज सभी सरल चीनी के रूप हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोग अपने घर किस प्रकार से बनाते हैं। बांस के घर, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, मिट्टी और फूस वाले घर, सपाट छतों वाले लकड़ी के घर। तो भारी वर्षा वाले क्षेत्र असम में दोस्तों आपको पता है कि भारी वर्षा यहाँ पे होती है और वहाँ के घर जो है किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो बता दें कि हर क्षेत्र में अपना अलग अलग घर होता है। घर का प्रकार वहाँ के विशेष क्षेत्र या जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करता है। घर विशेष रूप से लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप जो है या उनकी आवश्यकता अनुसार जो है बनाए जाते हैं। तो असम में अगर हम घर की बात करें तो असम के जो घर होते हैं उनकी विशेषता होती है कि असम में भारी वर्षा होती है। मकान जो होते हैं वहाँ पे 10 से कह सकते हैं कि 10 से लेके 12 फीट जो होता है बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं। यह बारिश के दौरान घर को डूबने से बचाता है और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। घरों के भीतरी भाग में लकड़ी, घरों का जो भीतरी भाग होता है बिल्कुल लकड़ी से बना होता है। तो बांस के खंभों पे ढालू छत वाले जो घर हैं वो बनाए जाते हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए अगले प्रश्न पे, और प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए। यहाँ पे उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने सबसे पहली बार मच्छर के पेट में देखा और यह साबित किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। बिल्कुल मच्छरों के द्वारा ही मलेरिया जो है रोग फैलता है। यह सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था और उन्हें उनके शोध के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको सबसे पहले उन्होंने यह साबित किया था कि मलेरिया जो है मच्छर के द्वारा फैलती है और उन्हें उनके शोध के लिए 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कौन थे वो? चार्ल्स डार्विन थे, ग्रेगर मेंडल थे, जॉर्ज मिस्ट्रल थे या रोनाल्ड रास थे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि रोनाल्ड रास ने सबसे पहले इस खोज को की थी। रोनाल्ड रास, जिस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। तो वहीं आप जान लीजिए कि रोनाल्ड रास ने सबसे पहले साबित किया था तो कि मच्छर जो है मलेरिया फैलाते हैं। और रोनाल्ड रास एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जिनका जन्म जो है 13 मई 1857 ईस्वी को हुआ था और उन्हें 1902 में मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब यहाँ पे हम बात करें अगर चार्ल्स डार्विन को कौन सी उपलब्धि थी और विकास के सिद्धांत को लिए इनको दोस्तों सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा विकास का जो सिद्धांत है वो से सम्मानित किया गया था। तो चलिए
अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है, और इस प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि यदि हम पक्षियों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अक्सर अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि उनके कान ढके हुए हुए और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों की दो आंखें होती हैं, उनकी आंखें एक समय में दो अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। अधिकांश पक्षियों में आंखें स्थिर होती हैं और वे हिल नहीं सकते। बिल्कुल बता दें आप सभी को कि अधिकांश पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो हिल नहीं सकती हैं, और इस कारण से वे चीज़ों को देखने के लिए अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं और आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? भारत के किन राज्यों में बात करें तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहाँ से होकर बहती? असम और मिजोरम से, मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश और असम से, त्रिपुरा और मणिपुर से। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर बात करें यहाँ पे, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक। ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के हिमनद में हुआ है, और यहाँ यह दक्षिण तिब्बत के शुष्क और समतल क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी के लिए पूर्व की ओर अनुभव रूप से यात्रा करती है। यह अरुणाचल प्रदेश के साटिया शहर के पश्चिम भारत में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र असम घाटी के माध्यम से अपनी 750 किलोमीटर लंबी यात्रा में कई सहायक नदियां प्राप्त करती है। तो बता दें यहाँ पे इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। यह अंत में पद्मा नदी से मिल जाती है और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और असम, अरुणाचल प्रदेश और असम। चलिए अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है कि रीना को आम पसंद है, वह इन्हें सर्दियों हेतु संरक्षित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उन्हें संरक्षित करने का एक बेहतर उपाय है? जूस बनाकर वायुरुद्ध पात्र में संग्रहित कीजिए, प्लास्टिक थैली में डाल दीजिए, फ्रिज में संग्रहित कीजिए, या आम पापड़ और अचार बनाइए। बिल्कुल यहाँ पे हम बात करेंगे कि सभी खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं यदि उन्हें ठीक तरीके से नहीं रखा जाए। बिल्कुल अगर कोई खाद्य पदार्थ अगर सही तरीके से उनको नहीं रखा जाएगा तो खराब हो जाएंगे। तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ विभिन्न कारणों से नष्ट होते हैं, और कुछ खाद्य पदार्थ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, तो वहीं कुछ पदार्थ जो हैं लंबे समय तक अच्छे बने रहते हैं। तो आम को किस प्रकार संग्रहित करना चाहिए? वर्ष भर आम का सेवन करने के लिए उन्हें आम पापड़, अचार या चटनी, चिक्की आदि विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो अतिरिक्त शक्कर जैसे आम पापड़ में या अतिरिक्त नमक जैसे अचार में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों अचार बना देंगे तभी बना रहेगा, और उनको आम पापड़ बना देंगे तभी वे सेफ रहेंगे। तो लंबे समय तक रखने के लिए उन्हें संरक्षित करने के लिए आम पापड़ या अचार बना के रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे, और इस प्रश्न में दोस्तों पूछा जा रहा है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न जानवरों के चित्र देता है और उनके उन जानवरों के चित्रों में रंग भरने के लिए कहता है जो उनके घरों में नहीं है। तो इस गतिविधि का उद्देश्य जो है किसका विकास करना है? रचनात्मकता का, अवलोकन का, वर्गीकरण या आंकड़ों का संग्रह। तो शिक्षण गतिविधियां बता दें कि इस गतिविधि में अवलोकन और वर्गीकरण कौशल विकसित करेगा, शिक्षार्थियों को रचनात्मक बनाएगी, क्योंकि इसमें शामिल होने से चित्रों का अवलोकन करके जानवरों को वर्गीकृत करेंगे और उन जानवरों के बारे में एक नई समझ जो है पैदा करेंगे जो अपने परिवेश में नहीं रहते हैं। तो इस तरह की गतिविधियों करने से छात्रों को आत्मविश्वासी बनने और स्वयं से पूछताछ करने में भी क्या होगा? मदद करेगा। तो बता दें कि इस गतिविधि आमतौर पर शिक्षार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और सकारात्मक सीखने के माहौल को बनाने के उद्देश्य से की जाती है। इस गतिविधि को करने से छात्र अपनी छिपी हुई प्रतिभा को खोज कर पाएंगे और उनके संचार कौशल में भी सुधार होगा। समूह या टीमों में काम करना उनके कार्य को करना बिल्कुल आसान बना देगा और वे स्वयं से पूछताछ करना सीखेंगे। तो बिल्कुल रचनात्मकता, अवलोकन, वर्गीकरण, आंकड़ों का संग्रह, तो सभी कौशल का यहाँ पे जो है वो विकास होने वाला है। बिल्कुल, तो रचनात्मकता, अवलोकन और वर्गीकरण। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, और इस प्रश्न पूछा रहा है कि रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? तो पहले से मंचित एवं अभिनीत नाटक को खोजें, पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करें, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने के लिए कहें,
स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें। तो रमेश जो है वो कक्षा 5 में, ठीक है, कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहिए। नाटक दोस्तों है क्या, जान लीजिए कि नाटक मौलिक और गैर मौलिक, मौखिक या गैर मौखिक संचार दोनों में संशोधन करते हैं। यह मुखर प्रक्षेपण, शब्द अभिव्यक्ति, भाषाई प्रवाह और प्रेरक संचार को बढ़ावा देता है। नाटक जो है दर्शकों का पूर्वाभ्यास करना और प्रदर्शन करना, सुनने और अवलोकन करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। यह आत्मविश्वास का निर्माण करता है और गतिविधि का सक्रिय भाग बनकर बच्चों के आत्मसम्मान को धीरे धीरे बढ़ाता है। कक्षा में एक नाटक का आयोजन करते समय शिक्षक को छात्रों से नाटक लिखने और उसे अभिनय करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें अपने पैरों पर सोचने और नए विचार उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल विद्यार्थियों से नाटक को लिखने और उन्हें अभिनय करने के लिए कहना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न, और इस प्रश्न में पूछा रहा है कि नई दिल्ली से रहने वाला एक व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची की यात्रा करना चाहता है, तो उसकी यात्रा की दिशाएं क्रमशः होंगी। तो पहले व्यक्ति जो है वो किधर जाता है, पहले वो जाना चाहता है भोपाल और फिर वो रांची की यात्रा करना चाहता है। भोपाल जाएगा तो उसकी यात्रा की दिशा पहले दक्षिण की ओर होगी, फिर पूर्व की ओर होगी। तो पहले कहाँ जाएगा दोस्तों, पहले दक्षिण जाएगा, फिर उसके पश्चात पूर्व की ओर जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब है। चलिए वहीं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, और इस प्रश्न पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों का समूह है। चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंद, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि मूल होता क्या है। पौधों का वह भाग जो मिट्टी के नीचे छिपा होता है उसे मूल कहते हैं। मूल जो होता है मिट्टी के कणों को बांधती है और पौधों को भूमि पर स्थिर रखता है, और वे भूमि से पौधों के पोषण के लिए आवश्यक खनिज लवणों को अवशोषित करता है और तनों के माध्यम से इसका जो है परिवहन करता है। तो मूल भूमि से नमी और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और इसे बढ़ने में मदद के लिए पौधों में अवशोषित करती है। तो बात करें यहाँ पे तो जैसे, ठीक है, अदरक, आलू और हल्दी क्या होते हैं, तना के उदाहरण हैं। तो गाजर, मूली, चुकंदर सभी क्या होते हैं दोस्तों, ये सभी आपके। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है, और इस प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाले रोगों के समूह का चयन कीजिए। मलेरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, आंतजवात, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा और आंतजवात। तो इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो कि मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो मच्छरों के द्वारा जान लीजिए कि रोग या बीमारी होती क्या है। यह शरीर द्वारा अनुभव की वह अवस्था है जब शरीर की एक या एक से अधिक नियंत्रण तंत्र समान रूप से कार्य नहीं कर रहे होते हैं, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। संचारी रोग वे रोग जो मनुष्यों और पशुओं में जैविक एजेंटों के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर में संक्रमित या संचारित होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, ये सभी क्या दोस्तों संचारी रोग हैं। वहीं गैर संचारी रोग की बात करें तो वह रोग जो जैविक एजेंटों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे संचारित नहीं होते हैं, उदाहरण अस्थमा, मधुमेह, ये सभी क्या होते हैं, गैर संचारी रोग होते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसमें से कौन सा जो है मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग है, तो मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, मलेरिया हुआ, चिकनगुनिया हुआ, आंतज्वार हुआ, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, मच्छरों के द्वारा फैलने वाले जो हैं बीमारियां हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। अब प्रश्न संख्या यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है। अब इसमें पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु का आगे का दांत उसके जीवन में बढ़ता रहता है। बिल्ली, गिलहरी, सांप, कछुआ, बाघ। तो इसमें से कौन सा ऐसा जानवर है जिसके जो है आगे के दांत जो है अलग अलग बढ़ते रहते हैं। तो अलग अलग जंतुओं के दांत जो है भिन्न भिन्न होते हैं। वहीं अगर बात करें तो दांतों का प्रकार जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है। बिल्कुल, जो उनके दांत के प्रकार या दांत होते हैं उनके द्वारा भोजन के रूप में, भोजन के अनुसार उनमें दांत पाए जाते हैं। तो कुछ छोटे होते हैं तो कुछ नुकीले होते हैं। तो जो आपकी गिलहरी होती है, गिलहरी के सामने के दांत उसके जीवन भर जो है बढ़ते रहते हैं। तो दांतों को बहुत लंबा होने से बचाने के लिए वे क्या करते हैं, चीज़ों को कुतरती रहती है। अगला प्रश्न,
दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रेगिस्तान ओके के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह रेगिस्तान ओके एक वृक्ष है जो लगभग हमारी कक्षाओं जितना लंबा अर्थात लगभग 4 मीटर लंबा होता है। बी है कि इस वृक्ष की जड़ें उसकी गहराई से लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि में नीचे जाते हैं जब तक यह पानी तक न पहुँच जाए। बिल्कुल, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है। यह वृक्ष जो है आबू धाबी में पाया जाता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जो ये वृक्ष है दोस्तों, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये अबू धाबी नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में पाया जाता है। बिल्कुल, बाकी सभी जो है कथन एक है, बिल्कुल सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो ए बी सी इसके राइट जवाब होंगे। अगला प्रश्न, पौधों में पत्ते होते हैं जिनका उपयोग जो है सब्जियों के रूप में किया जाता है और इसके बीजों का उपयोग तेल निर्माण करने के हेतु किया जाता है। वह कौन सा पौधा है? नारियल, गोभी, सरसों या पालक? तो एक वह पौधा है जिसके पर सरसों के पौधे का प्रयोग जो है भोजन करने या इसके पत्ते और बीज होते हैं। तो पत्तों के साथ साथ बीज का भी उपयोग किया जाता है सरसों के पेड़ का। तो इसकी पत्तियों को पकाकर सब्जी के रूप में खाया जाता है। वहीं बात करें तो सरसों के बीजों को विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है। सरसों के तेल के निर्माण हेतु बीजों का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार यहाँ पे बता सकते हैं कि जिनकी पत्तियों का उपयोग सब्जियों के रूप में और बीजों का उपयोग तेल निर्माण के लिए किया जाता है और पौधा कौन सा होता है? सरसों का पौधा होता है।